World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दहेज कानून के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों यानी आईपीसी की धारा 498 के दुरुपयोग पर चर्चा करूंगी। दहेज उत्पीड़न और विवाहित लड़की के ससुराल में प्रताड़ित किए जाने के अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जो कानून लाया गया था, उसके लगातार दुरुपयोग के मामले कोर्ट के संज्ञान में आ रहे हैं और कोर्ट दर कोर्ट यानी एक कोर्ट के बाद दूसरा कोर्ट देश का जो है वो इस प्रवृत्ति पर चिंता जताता जा रहा है। तो आज मेरी चर्चा का विषय सुप्रीम कोर्ट का 22 जुलाई का आदेश है। अभी हाल में 22 जुलाई जो 2 दिन पहले थी उसी का आदेश है। उसमें एक बार फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े इस मामले में पाया कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के परिजनों के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज कराए गए थे। हालांकि बाद में पक्षकारों के बीच समझौता हो गया और कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शादी समाप्त करने यानी तलाक का आदेश दे दिया है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद 142 है, वो सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति देता है कि वो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। तो उसी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तलाक का ऑर्डर जो है, विवाह विच्छेद का जो है वो दिया इस मामले में। लेकिन इस आदेश में जो सबसे अहम बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, आज मेरी चर्चा का विषय वही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि धारा 498, ये धारा आईपीसी की बात हो रही है, आईपीसी की धारा 498 ए, ये कानून जो है किसी शादीशुदा लड़की को ससुराल में प्रताड़ित किए जाने के अपराध से संबंधित है। अगर किसी लड़की को ससुराल में शादी के बाद जाती है घर और प्रताड़ित किया जाता है उसे, तो उसमें फिर आईपीसी की धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज होता है और ये एक दंडनीय अपराध है। और ये दहेज के भी मामलों में जो शिकायत होती है उसमें प्रताड़ना में अपने आप 498 ए धारा लगा दी जाती है। तो इसे दहेज के भी बोलते हैं, दहेज कानून भी बोलते हैं। तो ये जो धारा आईपीसी की 498 ए है, जो दहेज प्रताड़ना का दुरुपयोग, इस धारा का जो दहेज प्रताड़ना की थी, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून 2022 के एक आदेश जारी किया था और उस आदेश में हाई कोर्ट ने कई सारे दिशा निर्देश जारी किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अपना आदेश दिया है 22 जुलाई को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 498 ए का दुरुपयोग रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो दिशा निर्देश जारी किए थे वो दिशा निर्देश लागू रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अधिकारी जो है वो उनको लागू कराएं, उसको लागू कराएं। और उस दिशा निर्देश में क्या एक सबसे खास बात, जो सबसे अहम दिशा निर्देश था जिसके कारण मैं आज इस मामले में आपके साथ चर्चा कर रही हूं, तो पहला दिशा निर्देश यही था कि आईपीसी की धारा 498 ए यानी दहेज का जब मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगी, तो 2 महीने तक उसमें जो नामजद आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ पुलिस कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। 2 महीने का पीरियड जो है वो कूलिंग ऑफ पीरियड होगा और इस दौरान जो केस है वो आपसी समझौते से सुलझाने के लिए फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा।
ये कमेटी दोनों पक्षों को बुलाएगी, दोनों पक्षों के साथ बैठ करके सहमति से समझौते के जरिए विवाद को सुलझाने का प्रयास करेगी और इसके लिए 2 महीने का टाइम जो था वो तय किया था हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ताजा आदेश में जो कहा वो उस फैसले को जो हाई कोर्ट का है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको लागू करने का निर्देश दिया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे मोहर लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि दहेज की ये धारा जो है, जो महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को ससुराल में प्रताड़ित करने की जो ये धारा है, इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको दुरुपयोग से बचाने के लिए, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2022 में, उसको लागू किया जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश को देखा जाए तो दहेज उत्पीड़न से जुड़ी धारा 498A में दर्ज केस में तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। जो बेस लाइन है इस पूरे मामले की, इस चर्चा की या इस खबर की या इस आदेश की, वो यही है कि जब 498A में केस दर्ज होगा तो उसमें तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। तो अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है, उस आदेश में हाई कोर्ट ने क्या कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून 2022 को आदेश दिया था, जिसमें दहेज कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कई एक दिशा निर्देश जारी किए थे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का जो फैसला था उसे आधार बनाया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो धारा 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, वो कुल 12 दिशा निर्देश मोटे मोटे अगर देखे जाएं तो 12-13 दिशा निर्देश हाई कोर्ट ने जारी किए थे। और उन दिशा निर्देशों में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं सिलसिलेवार आपको बताऊंगी कि वो कौन से दिशा निर्देश हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने के लिए कहा है। तो हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसमें सबसे पहला दिशा निर्देश ये था कि जो 498A की FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। इन 2 महीने की अवधि में FIR या शिकायत में जिसको आरोपित बनाया गया है, यानी जो नामजद है, उसको ना तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, ना ही पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, जो दंडात्मक कार्रवाई कहते हैं, वो नहीं की जाएगी। कूलिंग ऑफ पीरियड जो 2 महीने का होगा, इस दौरान तत्काल वो मामला जो शिकायत आई है उसे परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि वहां पर जो परिवार कल्याण समिति को जो ऐसी शिकायतें भेजी जाएंगी 498A की, उनमें वही मामले भेजे जाएंगे परिवार कल्याण समिति को जिनमें आईपीसी की धारा 498A लगी हो, यानी उसके आरोप हो, लेकिन उसके साथ कोई चोट नहीं हो, यानी महिला को कोई शारीरिक चोट नहीं लगी हो कि जैसे बहुत प्रताड़ित किया, बहुत मारा पीटा, तो वो नहीं होना चाहिए। 307 धारा नहीं लगी होनी चाहिए, यानी जानलेवा हमले की धारा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आईपीसी की अन्य गंभीर धाराएं जो होती हैं जिनमें 10 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है, ऐसी धाराएं उसके साथ ना लगी हों। यानी अगर सीधी सी बात समझी जाए तो ये आपसी जो पारिवारिक कलह, वैवाहिक विवाद है, उसी का मसला हो, झगड़े हों, लेकिन उसमें लड़की को बहुत बुरी तरह से शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी गई होगी, उसमें उसके ऊपर जानलेवा हमला वगैरह नहीं हुआ होगा, वही मामले जो हैं वो परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे ताकि वो आपसी समझौते से सुलझाए जा सके। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा अपने निर्देशों में कि कूलिंग पीरियड समाप्त होने से पहले आरोपियों के खिलाफ एक तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, और जो प्रत्येक मामला है, ऐसी शिकायतें आएंगी, वो परिवार कल्याण समिति को भेज दी जाएंगी। और प्रत्येक जिले में कम से कम 1 या 1 से अधिक परिवार कल्याण समिति होगी।
ऐसा इसलिए कहा गया कि एक जिले में तो बहुत जनसंख्या रहती है ना, तो अगर जिला बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसमें परिवार कल्याण समितियां भी ज़्यादा चाहिए होंगी, ताकि ऐसे विवाद आए तो वो वहीं पर लाइन न लगी रहे, बल्कि वो जल्दी सुलझे। और जो परिवार कल्याण समितियां होंगी, तो एक समिति में कम से कम 3 सदस्य होंगे, और इसका गठन और इसके कार्यों की समीक्षा जो है परिवार कल्याण समिति की, वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे या फिर परिवार न्यायालय के प्रिंसिपल जज करेंगे। ये हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था। हाईकोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों में यह भी कहा था कि परिवार कल्याण समिति में जिले के मध्यस्थता केंद्र से एक युवा मध्यस्थ रखा जाएगा, यानी जो ट्रेंड जो मीडिएटर होगा वो होगा, या फिर 5 वर्ष तक का अनुभव रखने वाला ऐसा युवा अधिवक्ता, यानी यंग लॉयर जो होगा, जिसको कम से कम 5 साल का वकालत का अनुभव हो, या फिर राज्य विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ यूनिवर्सिटी का जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा, सीनियर मोस्ट स्टूडेंट, यानी वो हो सकता है। उसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, उसमें सामाजिक न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं उसमें, और वरिष्ठ न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षित पत्नियां, यानी बहुत एजुकेटेड भी महिलाएं होती हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों की होती हैं, जो कहीं विधिवत नौकरी नहीं भी कर रही होती हैं लेकिन वो पढ़ी लिखी समझदार होती हैं, तो वो भी सदस्य के रूप में उनमें परिवार कल्याण समितियों में हो सकती हैं। ये हाईकोर्ट ने कहा था। और हाईकोर्ट ने एक चीज और कही थी कि समिति के जो सदस्य होंगे वो कभी भी गवाह के रूप में नहीं बुलाए जाएंगे, यानी अगर मामला नहीं सुलझा और केस अदालत में चला तो परिवार कल्याण समिति के सदस्यों को अदालत में गवाह के रूप में कभी नहीं बुलाया जाएगा। हाईकोर्ट ने आगे अपने निर्देशों में कहा था कि प्रत्येक शिकायत या आवेदन को संबंधित मजिस्ट्रेट, यानी जैसे ही कोई शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की जाएगी, कई बार क्या होता है कि पुलिस को एफआईआर दी जाती है और कई बार सीधे अदालत में भी शिकायत दाखिल की जाती है, तो जो भी शिकायत अदालत में सीधे आएगी मजिस्ट्रेट के पास या जो पुलिस के पास आएगी, तो वो सबसे पहले परिवार कल्याण समिति को भेजी जाएगी, और समिति पक्षों को उनके 4 वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाएगी, यानी दोनों पक्षों को बुलाएगी, और उन पक्षों के उनके परिवार के जो 4 वरिष्ठ लोग होंगे, जिनकी बातें वो लोग मानते होंगे, जिनका प्रभाव होगा उन लोगों पर, उनको भी बुलाएगी, और फिर वो जो विवाद होगा और जो उनकी शंकाएं होंगी उनका समाधान बातचीत के जरिए करने का प्रयास करेगी। ये करेगी परिवार कल्याण समिति। तो विचार विमर्श के पश्चात समिति विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और उसमें सभी तथ्यों के साथ साथ अपनी राय भी शामिल करेगी, यानी वो लिखेगी कि उसको इस केस में क्या समझ आ रहा है, क्या लगा। इसके बाद जब वो रिपोर्ट सबमिट होगी तो वो रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को जाएगी, यानी जहां से शिकायत परिवार कल्याण समिति के पास आई थी, या फिर पुलिस को भेजी जाएगी, यानी अगर पुलिस ने मामला भेजा था, पुलिस के पास शिकायत दर्ज हुई है, तो पुलिस के पास वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और समिति के समक्ष जब तक मामला विचाराधीन रहेगा तब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और जब 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाएगा और समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद पुलिस जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो है वो आगे की उचित कार्रवाई कर सकती है या करनी चाहिए पुलिस को, ऐसा हाईकोर्ट ने ऑर्डर में कहा था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि विधिक सेवा सहायता समिति जो होती है, जो हमारी लीगल एड होती है, वो जिला स्तर तक पे होती है, स्टेट स्तर पे होती है और नेशनल लीगल एड अथॉरिटी भी है। तो जो विधिक सेवा सहायता समिति होगी वो समय समय पर परिवार कल्याण समिति के सदस्यों को जो बुनियादी बेसिक प्रशिक्षण होगा वो देंगी। और लेकिन यह प्रशिक्षण ऐसा नहीं होगा कि महीनों चलेगा, 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म, कि कैसे आप मध्यस्थता के जरिए जो है वो विवाद को सुलझा सकते हैं। तो यानी वो जो समितियां होंगी उनको ट्रेंड भी किया जाएगा, ये भी कहा था हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआईआर या शिकायत की जांच जो बाद में 2 महीने बाद भी की जाएगी, वो एक डायनेमिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी जो एक ऐसा अधिकारी जो एक्टिव हो, उससे कराई जानी चाहिए। यानी देखिए आप, हाई कोर्ट ने कितनी संवेदनशीलता से ये ऑर्डर पास किया था ताकि ऐसे मामले कैसे निपटे जल्दी।
फिर ये भी कहा था हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कि समझौते की स्थिति में जिला और सत्र न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों जो होंगे वो आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्रवाई के निपटाने का विकल्प उनके पास होगा। यानी जब समझौता हो जाएगा अगर, तो फिर वो जुडिशियल ऑफिसर के पास आएगा और वो उसको जो है लीगली एक तरीके से निपटाएंगे, उस पर अपनी एक मुहर लगाएंगे ताकि वो फाइनल हो जाए। तो ये कुल दिशा निर्देश थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 2022 में जारी किए थे। और इन दिशा निर्देशों का अगर सार समझा जाए तो दहेज प्रताड़ना या विवाहिता को सताने के मामले में जिनमें विवाहिता को शारीरिक चोटें नहीं होंगी, यानी उसे बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया होगा, उन मामलों में विवाद पहले आपसी समझौते के जरिए हल करने का प्रयास किया जाएगा। यानी अदालत ने ये समझा कि पारिवारिक झगड़े बहुत बार परिवार के वरिष्ठों या समाज के समझदार लोगों के दखल से निपट सकते हैं, सुलझाए जा सकते हैं। तो इन प्रयासों से सबसे बड़ी बात जो होगी वो इस बात की होगी, ये खुलासा भी हो जाएगा इस सबसे कि जो आरोप लगाए गए हैं शिकायत में या एफआईआर में वो कहीं झूठे तो नहीं हैं, कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है कि वैमनस्य के चलते, बदला लेने के चलते पता चला ससुराल के जो परिजन हैं सबको फंसाया जा रहा हो। तो ये जब चलेगा 2 महीने का ये पीरियड में बातचीत होगी आपस में, तो झूठे केसों की और इसके दुरुपयोग की आशंकाएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, उस पे रोक लगेगी। क्योंकि लगातार कोर्ट यही पा रहा है कि दहेज कानून, आपको याद होगा कि 80 के दशक में लाया गया था, उस समय इतनी ज़्यादा दहेज प्रताड़ना के केस आ रहे थे, दहेज हत्याएं हो रही थी कि सरकार को ये कड़ा कानून लाना पड़ा। और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती थी वैसे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता था। ये बहुत सख्त कानून लाया गया था और ये कानून अपने उद्देश्य में बहुत कुछ सफल भी हुआ है। लेकिन अब अदालतें लगातार ये पा रही हैं कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। यानी कुछ और झगड़ा है, कोई और शिकायतें हैं, लेकिन केस दहेज का दर्ज हो जाता है या फिर पूरा ससुराल के परिवार को नामजद कर दिया जाता है। तो ये जब मिसयूज की चीजें जब देखी अदालत ने, तो फिर उसने ये दिशा निर्देश जारी किए। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो जून 2022 का जो आदेश है और उसमें जो ये दिशा निर्देश इसका मिसयूज रोकने के लिए जारी किए गए हैं उनको लागू किया जाए और अधिकारी उनको लागू करें और वो दिशा निर्देश प्रभावी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो है कानून भी रहेगा, कानून समाप्त नहीं हो रहा, कानून भी रहेगा और ये जो इसका दुरुपयोग है वो भी रुकेगा, एक संतुलन कायम होगा अदालत के इस फैसले से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी बेवजह सताया नहीं जाएगा और कोई वास्तव में सताई जा रही लड़की के साथ अन्याय भी नहीं होगा। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये फैसला कितना प्रभावी होता है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।